पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की जनसुराज की स्थापना पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल के रूप में जनसुराज के उदय होता है। उससे पहले जनसुराज एक अभियान के रूप में प्रशांत किशोर चला रहे थे। पूरे बिहार को मथा, उन्होंने पदयात्रा किया, हर जगह जाकर अपना संगठन खड़ा किया, काफी मेहनत किया। एक सबसे पहला मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी प्रशांत किशोर की। साथ ही दूसरा, प्रशांत किशोर के पास मुद्दे भी थे। प्रशांत किशोर ने कई ऐसे विषय को मुद्दा बनाने का प्रयास भी किया जो प्रासंगिक था। जैसे प्रशांत किशोर ने लगातार यह सवाल खड़ा किया कि आप केवल जाति के आधार पर, आप किसी व्यक्ति के पसंद और नापसंद के आधार पर आप नकारात्मक, मतलब बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी को वोट करते हैं और आरजेडी को हराने के लिए एनडीए को वोट करते हैं। तो ये नकारात्मकता जो राजनीति में वोटिंग पैटर्न में है, इसको सकारात्मकता में, मतलब मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाने का प्रयास किया। बार बार प्रशांत किशोर इस सवाल को उठाते रहे अपनी सभाओं में। जब वो अल्पसंख्यक इलाकों में जाते थे तो फिर ये सवाल करते थे कि आप तो लगातार जो है 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से लालू प्रसाद के कहड़िया बने हुए हैं। ठीक है, लालू प्रसाद के कहड़िया बनकर आपने तो लालू प्रसाद को शासन करवाया, आपने राबड़ी देवी को सिंहासन दिलवाया, आपने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनवाया। अब आप तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, मीसा भारती को मुख्यमंत्री और सांसद भी बनवा देंगे, लेकिन आपके बच्चा को क्या मिलेगा? लालू यादव का बेटा तो डिप्टी सीएम बनेगा, आपका बेटा क्या बनेगा? यही सवाल प्रशांत किशोर जब कभी भी मुसलमानों की बस्तियों में जाकर, यादवों की बस्ती में जाकर किया करते थे तो लोग प्रशांत किशोर से आकर्षित होते थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो मतदाता थे, उनके साथ भी ये सवाल करते थे जाकर कि भाई, आप अगर लालू प्रसाद यादव को हराने के लिए केवल बीजेपी को वोट डाल रहे हैं अगर, तो बीजेपी की उपलब्धि बताइए। क्या 20 साल के अंदर नीतीश कुमार के साथ रहकर बीजेपी बिहार से पलायन को रोक पाई? बिहार में उद्योग धंधे खड़ा करा पाई? बिहार और गुजरात के विकास में जो इतना बड़ा अंतर है, उस अंतर को बीजेपी जो है वो कम कर पाई? नहीं कर पाई। अगर नहीं कर पाई बीजेपी बिहार का विकास गुजरात के बराबर में, तो फिर बिहार के लोग गुजरातियों को सत्ता सौंपने के लिए क्यों वोट डालते हैं? तो यह सवाल प्रशांत किशोर जब दोनों पक्ष के मतदाताओं से करते थे तो ऐसा लग रहा था राजनीतिक विश्लेषकों की कि बिहार में तीसरी राजनीतिक शक्ति का उदय होगा। और इस बात को एक तरह से साबित किया बिहार में जब 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के बाद। मतलब लोकसभा चुनाव में 4 विधायक जो सांसद चुने गए थे, जैसे बेलागंज से सुरेंद्र यादव विधायक थे, वो जहानाबाद के सांसद चुने गए। तरारी विधानसभा सीट जो भोजपुर जिला में है, वहां के विधायक थे सुदामा प्रसाद, जो कि आरा से सांसद चुने गए। रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह, जो कि बाद में बक्सर से सांसद चुने गए। और चौथा, इमामगंज के विधायक थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जो कि गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। अब इन चारों सांसदों के इस्तीफा देने के बाद जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज ने 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और अपने उम्मीदवारों के माध्यम से एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया। और क्रिएट हुई भी, साबित भी किया प्रशांत किशोर ने कि प्रशांत किशोर की जनसुराज बिहार में तीसरी राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हो रहा है। वैसे मतदाताओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म जनसुराज के रूप में मिल रहा है, जिनके लिए बाध्यता थी कि आरजेडी को हराने के लिए न चाहते हुए भी वो एनडीए को वोट करते थे, बीजेपी या जदयू को वोट करते थे। वहीं बीजेपी को हराने के लिए न चाहते हुए भी मजबूरी में आरजेडी को वोट किया करते थे। ठीक है, तो ऐसे मतदाता कह सकते हैं आप प्रशांत किशोर से लगातार जुड़ रहे थे और उसी का परिणाम हुआ। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, देखिए गया का बेलागंज विधानसभा सीट, वहां पर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम मतदाताओं का वोट काट लिया। इसीलिए 90 से लगातार जीतते आ रहे सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के एमएलए रहे, वहां से वो पहली बार आरजेडी वो सीट हार गई, उनके पुत्र विश्वनाथ यादव की पराजय हो गई। क्यों? इसलिए कि वहां पर प्रशांत किशोर ने एक मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया
और उसने उतना वोट काट लिया जिससे कि राजद की हार तय। वही स्थिति हुई इमामगंज में भी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार ने इतना वोट काटा जिससे कि आरजेडी के उम्मीदवार की हार तय। तो ऐसे उदाहरण, तो यही ताकत बन रही थी प्रशांत किशोर की। लेकिन अब देखिए, कहावत है कि राजनीति क्षण में कैसे बदल जाती है। सब बहुत बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर के सामने। अगर प्रशांत किशोर को साबित करना है कि वो कितने बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं, इससे बड़ी चुनौती शायद प्रशांत किशोर के जीवन में कभी नहीं आई होगी। जब प्रशांत किशोर को लगातार 3 साल से किए जा रहे मेहनत पर पानी फिर जाने की संभावना बन गई है। आप पूछेंगे क्यों, कैसे ये संभावना बन गई? 3 साल का मेहनत कैसे बर्बाद हो सकता है? बर्बाद कर दिया है एक घटना ने, एक बिल ने, जो संसद से पास कर दिया गया है। केवल राष्ट्रपति का संस्तुति मिलना बाकी है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसे हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जो पारित कर दिया गया लोकसभा राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति की संस्तुति मिलते ही वो कानून बन जाएगा। वैसे विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं उसके खिलाफ। लेकिन इसके कारण अंतर क्या आया? अंतर यह आया है कि बिहार की राजनीति का पोलराइजेशन हो गया है। संभावना यह है, जिस प्रकार का गुस्सा अल्पसंख्यक मतदाताओं में न केवल बीजेपी के प्रति, तो मालूम है कि बीजेपी के बारे में सबको पता है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और उस प्रकार की नीतियां बीजेपी बनाती है, न टिकट देती है, न जाती है मुसलमानों से वोट मांगने। लेकिन नीतीश कुमार का क्या, चिराग पासवान का क्या, जीतन राम मांझी का क्या, उपेंद्र कुशवाहा का क्या, ये लोग क्या, ये लोग किस मुंह से जाएंगे अब वोट मांगने के लिए? और वोट मिलेगा नहीं। और जिस प्रकार का ध्रुवीकरण इसके नाम पर होने की संभावना है, अब मुस्लिम मतदाताओं के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल होगा किसी भी कीमत पर बीजेपी और एनडीए की हार सुनिश्चित करना। और जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या मुस्लिम मतदाता आरजेडी से अपनी नाराजगी भूलने को तैयार है? अभी 2 महीना पहले तक अगर आप पूछते कि मुसलमानों का वोट इस बार 25 बिहार विधानसभा चुनाव में किधर जा रहा है, तो हम ये कहने की स्थिति में थे कि 70 to 80% वोट प्रशांत किशोर को मिल सकता है, राजद को नहीं मिलेगा। राजद से नाराजगी है मुसलमानों की। कांग्रेस को मिलता, सीपीआई को मिलता, सीपीएम को मिलता, सीपीआईएमएल को मिल रहा था, लेकिन राजद से नाराजगी थी, लालू परिवार से नाराजगी थी, तेजस्वी यादव से नाराजगी थी। लेकिन अब क्या? अब कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम मतदाता वैसे ही एकजुट होंगे जैसे बंगाल में हुए थे। आपको पता है बंगाल में 90% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने एक तरफा वोट डाला ममता बनर्जी के पक्ष में विधानसभा चुनाव में, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी को 3-4% वोट भी नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिली विधानसभा चुनाव में। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, यूपी में मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा भी बंटवारा नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अच्छा सीट निकाल पाया इस बार। माने ऐतिहासिक सबसे बेहतर राजनीतिक इतिहास में प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों का 1% वोट नहीं बटा हुआ। इस बार एक भी वोट कर सकते हैं आप, कहीं बर्बाद नहीं किया मुसलमानों ने। बहुजन समाज पार्टी को 1 वोट नहीं मिला। पहले क्या होता था? मुस्लिम वोट बंटते थे कांग्रेस में, बसपा में, समाजवादी पार्टी में। इस बार बस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़े चुनाव। बसपा अलग लड़ी, लेकिन बसपा को 1 वोट नहीं मिला। बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार को भी 1 वोट नहीं मिला। तो अगर ऐसा हुआ बिहार में, तो बिहार में तो फिर लड़ाई एकदम आमने सामने की होगी, एनडीए और महागठबंधन। अगर ये एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई होगी तब तो प्रशांत किशोर की स्थिति बहुत बुरी। तो उनका 3 साल का मेहनत बर्बाद। तब तो शायद 5% वोट भी मिलना प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण केवल एक है प्रशांत किशोर के लिए कि देखिए, राजनीति में परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिससे फिर से रीअलाइनमेंट वाली स्थिति हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, प्रशांत किशोर
एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा करते हुए आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर कोई खेला कर दे और तीसरी शक्ति का बिहार में उदय हो। चलिए देखते हैं, ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने का ही बाकी है चुनाव, और चुनाव के बाद फिर 7वें महीने में परिणाम, उसके बाद फिर 5 साल का इंतजार और 5 साल तक अवध शासन करेगी जो कोई भी सत्ता में आएगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर कल हाजिर